नमस्कार। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर हैं, होस्ट हैं खान कॉन्वर्सेशंस चैनल के। आप इस चैनल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। और इंटरनेशनल पॉलिसी के या इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, अभी खत्म हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, साथ में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी थे, पुतिन भी थे, शी जिनपिंग। जब से कोविड शुरू हुआ है पहली बार बाहर आए हैं। उन्हीं का अपना फोरम है, उन्हीं का अपना स्टार्ट किया हुआ फोरम है, उनका आना लाजमी भी था। इसमें आप प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया की प्रेजेंस को कैसे देखते हैं? रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे आपने मुझे बुलाया। आपका धन्यवाद और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम और नमस्ते। मैं आपके सवाल का जवाब 3 स्टेजेस में देता हूँ। एक कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एससीओ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें इस समिट की क्या अहमियत है। फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया की क्या इम्पोर्टेंट रोल है एससीओ में और इस समिट में। तो एससीओ एक आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि काफ़ी बड़ी टेरिटरी को कवर करता है। यूरेशिया, इतने बड़े बड़े मुल्क है, रशिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। जस्ट शेयर साइज में इट इज़ द बिगेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन तकरीबन दुनिया का 40% ऑफ द पॉपुलेशन एससीओ के अंदर आता है। यानी जो 8 मुल्क और थे मेंबर 15 सितंबर तक, 15 सितंबर को ईरान भी मेंबर बन गया, अब 9 हो गए हैं। तो उनकी जो आबादी है वो तकरीबन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, और जो उसका जीडीपी है एससीओ का वो 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। तो इससे एक आप बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन ड्रॉ ये कर सकते हैं कि एससीओ इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप आसानी से नहीं ले सकते। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज ये है कि ये कोविड के बाद पहली बार इन पर्सन समिट हो रहा है, और ये पहली अपॉर्चुनिटी थी जंग शुरू होने के बाद पुतिन से शी जिनपिंग को और नरेंद्र मोदी को मिलने की। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी शी जिनपिंग और मोदी जी को भी थी कि वो मुलाकात करें, बट वन बायलैटरल नहीं हुआ। मैं समझा था कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ कश्मीर में लास्ट वीक चाइना के तरफ से, आई थॉट कि दैट वाज स्टेपिंग स्टोन टू एन एक्चुअल मीटिंग। तो मुझे सरप्राइज हुआ। मोदी जी के बेसिकली 3 मीटिंग्स वहाँ पर बायलैटरल अरेंज हुए थे। एक तो होस्ट के साथ उज़्बेकिस्तान, दूसरा पुतिन के साथ, और तीसरा ईरान के प्रेसिडेंट के साथ अली खमेनी, तो रईसी के साथ, और एक सरप्राइज मीटिंग हो गई जो अर्दोगान के साथ हुई ऑन द साइड। इंडिया की अहमियत इसलिए है कि अगर आप इंडिया को निकाल लेते हैं एससीओ में से, तो एससीओ में कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। सो इट विल बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट्स। तो आपने तो जानते ही होंगे आपके सुनने वाले कि पिछले 1 साल से हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो एक्चुअली मेरे यूनिवर्सिटी और मेरे ही डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट हैं, तो जो बाइडेन ने कोशिश की कि दुनिया को जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रिकास्ट करने की एज अ स्ट्रगल बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स। वो अपने आप को एज अ लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और चाइना को एज अ लीडर ऑफ द अथॉरिटेरियन वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इंडिया को आप एससीओ में से निकाल लेते हैं तो इट बिकम्स बेसिकली ए क्लब ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट्स। तो इंडिया उस पे मेंबर है, इंडिया 2017 से मेंबर है। तो अगर इंडिया की मौजूदगी इन एससीओ ये बहस को तोड़ देती है कि एससीओ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट्स। दूसरी चीज ये है कि इंडिया को अगर आप निकाल दें तो इस मीटिंग में वो हर मुल्क जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है वो वहां मौजूद है। अगर आप वॉशिंगटन में, अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह से कंसल्ट करके पूछें, आप हमें बताइए कि विच आर द कंट्रीज विच आर सोर्सेस ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपके लिए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़े तो उसमें चाइना, रशिया और ईरान का जिक्र है, नॉर्थ कोरिया के साथ।
तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, लेकिन जो 4 मुल्क जिसके साथ अमेरिका इज हैविंग डिफिकल्टीज, रशिया, चाइना, ईरान और तुर्की, वो चारों इस मीटिंग में, समिट में मौजूद हैं। तो इट सडनली बिकम्स अ वेरी एंटी वेस्टर्न अलायंस। तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं देख रहा था CNN पे और फोर्ब्स मैगजीन वगैरह में ये सवाल उठ रहा है कि इज SCO एन एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंडिया की मौजूदगी, इंडिया के जो बहुत ही करीब ताल्लुकात है, पार्टनरशिप्स है, अलायंसेस है अमेरिका के साथ, खासतौर से इंडो पैसिफिक में, I2U2 में, और फिर यूरोप के साथ भी जो इंडिया के अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया की मौजूदगी इन SCO इस आइडिया को भी डिकंस्ट्रक्ट कर देती है कि SCO इज एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। तो इस तरह से आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडिया की मौजूदगी SCO में मेक्स इट a more legitimate organization. राइट। वैसे अगर आप SCO को देखें तो चाइना एक इकोनॉमी है उसमें। अगर आप रेस्ट ऑफ SCO को, बाकी सारे कंट्रीज को एक साइड रखें और चाइना को एक साइड रखें, तो चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी देन द रेस्ट ऑफ देम। अगर चाइना को हटा दें और इंडिया को एक साइड रखें और बाकी सबको एक साइड रखें, सिचुएशन रिमेन्स द सेम। इंडिया इज अ बिगर इकोनॉमी देन द रेस्ट ऑफ देम। तो इतनी डिस्पैरिटीज हैं इसमें SCO में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया जैसी इकोनॉमी वहां पे होना भी एक बड़ी चीज है। चाइना तो ऑफकोर्स, चाइना तो फाउंडर मेंबर है ना, चाइना का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है BR बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और ये सब भी उसी चीज के प्रोजेक्ट पे हैं। जहां तक बात ये, क्या इंडिया ने अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए हैं, जो भी मीटिंग्स की हैं? शी जिनपिंग के टाइम पे डिसएंगेजमेंट भी हम दिखी थी अभी हाल में। शी जिनपिंग की पूरी कोशिश थी कि इंडिया से बातचीत हो, मोदी से बातचीत हो, प्राइम मिनिस्टर से। इंडिया डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात भी नहीं की। एक ऐसी कोशिश कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर भी बात नहीं की। क्या इंडिया अपनी पावर दिखाना शुरू कर चुका है अब वर्ल्ड के एरिना पे? इसके लिए जो मतलब इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की तरह नहीं है, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने इंटेंशंस को इस तरह से जाहिर कर देते। इंडिया डिप्लोमेटिक स्पीक पे ज्यादा रिलाई करता। तो इसका जो इशारा है आपको उस पर्टिकुलर एक्शन से मिलेगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है सो लेट आए कन्वेंशन को, जिसके वजह से ही मिस्ड द इनफॉर्मल डिनर। और वो इनफॉर्मल डिनर मिस इसलिए किए, बाद लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि ही वुड हैव बीन इन द सेम रूम विद 8 पीपल। तो अगर मोदी जी उसी कमरे में होते हैं जहाँ शहबाज शरीफ है और वो आके गले मिल लेता, तो क्या करते आप? ढकेल देते। और अगर वो जाते चिप उठाने के लिए और वो चिप डिस्पेंसर के पास अगर जी जिनपिंग मिल जाता उनको, तो क्या वो हाथ बढ़ा दे? या अगर जी जिनपिंग हाथ बढ़ा देता है शेक करने के लिए, तो व्हाट वुड ही डू? तो इट इज वेरी क्लियर, मतलब बाद इंडियन एनालिस्ट का ये कहना है कि द फैक्ट दैट ही वेंट देयर इज अ सिग्नल कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग दीस टू पीपल। दोनों के लिए, ना तो चाइना से दोनों से मिलना नहीं चाह रहा था। एंड दैट इज अ पावर मूव ना, ये तो इट्स अ पावर मूव, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप बातों करें, मोदी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम की वहां पर। ही टोल्ड पुतिन, जब उनके जो बायलैटरल पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैंने, ये वो दौर नहीं है जो जंग का दौर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात उन्होंने साफ कह दी पुतिन को। और मजे की बात यह है, ही डिडंट इवन से कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उन्होंने ये भी कहा कि दिस, जैसा मैंने आपको फोन पर कई बार कहा है। सो आई थिंक दैट स्टेटमेंट वाज फॉर अमेरिका, कि वो अमेरिका को मैसेज भेज रहे हैं कि देखो, मैं पुतिन से मिलता तो हूँ, पुतिन से बात भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको, आई ऑल्सो स्कोल्ड हिम ऑन द इश्यू ऑफ द वॉर, कि मैं उनको टोकता हूँ कि तुमने जंग शुरू करी, ये दौर जंग का नहीं है। यानी बेसिकली सेइंग कि तुम्हारी पॉलिसी यूक्रेन की तरफ वो गलत है। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन ये जो समिट हुआ है, इट इज अ बिग डिफीट फॉर वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी। पिछले 7 महीने से अमेरिका और अमेरिका के यूरोपियन एलाइज पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को एक पराया स्टेट बना दे, पूरी तरह से रशिया को आइसोलेट कर दे, ताकि रशिया ना तो किसी, मतलब कहीं भी नहीं, भाई विंबलडन में भी रशियन प्लेयर्स को खेलने की इजाजत नहीं दी थी उन्होंने।
समझे ना। तो दे वांट टू कंप्लीटली आइसोलेट रशिया, उस पे इकोनॉमिक प्रेशर्स, उसको इकोनॉमिकली सैंक्शन किया हुआ है, तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि रशिया दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पर पुतिन वाज ऑल ओवर द प्लेस। पुतिन को मतलब हर बंदा, हर कंट्री वाज मीटिंग, तो एक किस्म से पुतिन की सिग्निफिकेंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज एम्फसाइज्ड एट दिस समिट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द एससीओ हैज डेल्ट अ ब्लो टू वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी। नॉट ओनली दैट, बट India has played a role in denting Western foreign policy, in isolating रशिया। दूसरी एक और एक मुल्क है जिसको अमेरिका आइसोलेट करके सैंक्शंस पे रहा है, वो ईरान है। ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के तरफ से। ईरान से ट्रेड बंद करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको मेंबर बना दिया गया 15 सितंबर को इस साल एससीओ का। तो एक किस्म से एससीओ इज वेलकमिंग ईरान इनटू द इंटरनेशनल फोल्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो अब रेस्पेक्टेबल मेंबर बन गया है। तो इन दैट सेंस इस समिट के वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी को जरूर एक दो वो लगे हैं, आप कह सकते हैं कि ब्लोज हैव बीन रेंडर्ड। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। और तीसरी पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका और वेस्ट ये नहीं चाहता कि इस तरह के कोऑपरेटिव इवेंट्स हो। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट्स वहां पढ़ेंगे तो ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर कोऑपरेशन ऑन फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड। ये तीन चीजों की अहमियत। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि यू कुड से कि जो ट्रेड इट्स आफ्टर ऑल एक कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ट्रेड वगैरह पर सबसे ज्यादा अटेंशन और सारे स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से आए। और मोदी जी ने ये भी कहा वहां पर कि ही हैज आस्क्ड कि जो एससीओ के मेंबर्स है वो सबको ट्रांजिट राइट्स फ्री में दे। सो बेसिकली ही हैज थ्रोन अ चैलेंज टू पाकिस्तान कि आप हमको ट्रांजिट राइट्स दें, विच मीन्स कि जो इंडिया के गुड्स जाते हैं सेंट्रल एशिया को वो पाकिस्तान के थ्रू, उसके हाईवेज के थ्रू जाए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन अगर मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता। तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में काफी डिस्कशन हो रहे हैं इस पे कि व्हाई इज पाकिस्तान नॉट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, इससे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इट विल बी लाइक एन इंजेक्शन, हजारों नए रोड्स इंप्रूव हो जाएंगे अगर इंडिया का गुड्स सेंट्रल एशिया को चलेगा। और इंडिया नीड्स सेंट्रल एशिया फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। वहाँ पे नेचुरल गैस के काफ़ी रिसोर्सेज है, एनर्जी के सोर्सेज है, एंड ऑल्सो a potential market for इंडिया के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया इज नाउ पेइंग मोर अटेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जब जैसा जैसा मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी तो यू नीड इंटरनेशनल मार्केट्स टू एक्सपोर्ट। राइट। अच्छा, एक चीज और, अभी हाल में हमने जो देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही या इनके जो हमने एंगेजमेंट्स देखे या जिस तरीके से इन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वेस्ट को, जयशंकर साहब ने वेस्ट को बताया उनकी हैसियत क्या है, इधर चाइना को और पाकिस्तान को बताया, रशिया को भी उन्होंने बता दिया कि भैया ये वॉर का टाइम नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप खुद अभी तो अमेरिकन सिटीजन है, वैसे आप इंडिया से, हैदराबाद से आते हैं, आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर इंडिया ने अपने आप को असर्टिव दिखाया है एक इस तरीके के? या प्लीज कंटिन्यू। मतलब मैंने शायद पहले भी आपके शो पे या किसी और शो पे कहा था कि जो नेहरू के जमाने की इंडिया है वो गावस्कर की तरह थी, बैकफुट पे खेलती थी और जितने भी बाउंसर आते थे डॉज करते थे। कभी आपने गावस्कर को टेस्ट क्रिकेट में बाउंसर को मारते हुए देखा है? अब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली, रोहित शर्मा की तरह है कि वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उनको बाउंस करें वो छक्के मारते हैं। सो देयर इज एन एग्रेशन। मतलब ये दिस चेंज इज नॉट जस्ट इन इंडिया की पॉलिसी में, इंडिया के कल्चर में भी आप ये चेंज देखते हैं। अमिताभ बच्चन यहाँ चंद साल पहले आए थे तो उनको कस्टम्स में कोई रोक लिया था और पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, तो अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो हम कुछ पैसे खर्च करने आए टू हेल्प यू आउट। सो ये जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं था। सो देयर इज क्लियरली मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस।
in the country, in the people, investments में पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अदानी is now the second richest man in the world. तो ऐसे अचीवमेंट्स भी तो नहीं थे ना कहने के लिए. So yes, definitely India has become more assertive. लेकिन what is more interesting is कि foreign policy के मामले में especially there is now a very strong कहना चाहिए clarity आ. There is a clarity. इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया क्या चाहता है. So for example, but this is not among everybody. मैं 2 दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर का with CNBC, where he was being asked about the price cap, रशिया के ऑयल प्राइस कैप पे. So he was not that aggressive in his response. जैसा जयशंकर ने फटाक से कह दिया था कि you know हम जितना एक महीने में खर्च करते हैं जर्मनी एक दोपहर में खर्च करता है. He pointed out and saying Europeans are spent buying more Russian energy than India is. लेकिन but I think there's clearly more assertiveness. There is no doubt about it. And that is backed by India, $3 trillion की economy. India is a bigger economy than the British economy. So and India is the biggest मतलब market for weapons. India third biggest defense budget है इंडिया का तकरीबन $90 billion का. So there are people who want to come to India. So that the assertiveness is करना चाहिए, deserved है assistant. ये जो assertiveness है foreign policy में, it is deserved because India has become a major player. और हमको भूलना नहीं चाहिए कि one of the reasons why India also enjoys a lot of respect, especially in the West, is because जब the West से जब देखते हैं the rest of the world को तरफ, हाँ चाइना की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ग्रोथ को नजर आती है, लेकिन वैल्यूज ने वो रिस्पेक्ट नहीं अर्न करता चाइना जैसा इंडिया अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर इट्स डेमोक्रेसी. बट द सेकंड थिंग इज इंडिया का डायस्पोरा इज आल्सो हाईली रिस्पेक्टेड इन द वेस्ट. ले ले आप मिडल ईस्ट में ले ले. मुझे अच्छी तरह से याद है मैं एक जगह तुर्की में कहीं एक बहुत बड़े सूफी शेख से मिलने गया था. So it was a very crowded place. तकरीबन 3-4 हजार लोग बैठे हुए थे जमीन पर और I could not go to see him. मतलब वो इतना गैप था बीच में, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ से उसको पता चला तो वो एकदम खड़े हो गए और कहने लगे कि हलंता मिनल हिंदुस्तान, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ. तो वो खुद चल के मेरे पास आ गए. You know, so in many parts of the world, India की तरफ बहुत respect है for historical reasons और also current achievements. और India की democracy है उसके वजह से भी it enjoys more respect than say China. Right. Europe में भी Indians are respected. UK में भी, अमेरिका में भी. अभी तो यूके में एक प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बनते रह गया. अमेरिका में अब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं. अब तो स्टारबक्स के सीईओ भी एक इंडियन है. जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज. तो एक बात दिमाग में आती है, सन नेवर सेट्स इन द इंडियन एम्पायर. विल यू से दैट? ब्रिटिश ने कहा था सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. तो वो शशि थरूर ने उसका जवाब दिया था बाय सेइंग कि even God does not trust the British in the dark. But वो दिन चले गए. मतलब it is all over. See देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं बाबरनामा पर एक शो किया था about a year ago. और उस पे आज तक पे मेरा एक पॉडकास्ट है, पढ़ाकू नितिन नाम का पॉडकास्ट है, उस पर अबाउट बाबरनामा. तो उसमें बाबरनामा इंडिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी. उसने लिखा था कि इंडिया के पास they have words like लाख and करोड़ because they have lakh number of things and crore number of things to count. उसने कहा मैंने सबसे ज्यादा चीज देखी है 40,000 लिटरली म्यूज की बात करता है. मैंने इससे ज्यादा मैंने कोई I have not seen anything in more than 40,000. इसलिए हमारे पास 1,000 से बड़ा लफ्ज नहीं है. So he was saying this 500 years ago. मैं 515, 520 की बात कर रहा हूँ. So it's about 6 कितने
500 साल से पहले। तो एट दैट टाइम इंडिया वाज सो रिच, राइट, के 10 करोड़ की जरूरत पड़ गई थी, लाख की जरूरत पड़ गई थी टू काम। दे वर काउंटिंग मूवेबल एसेट्स लाइक डायमंड्स एंड ज्वेलरी एंड वगैरह। और आज भी अगर आप अफगानिस्तान को कंपेयर करें इंडिया से, तो द वेल्थ डिस्पैरिटी इज द सेम वहां से अगर राइट। इंडिया। तो ये सेंचुरीज तक ये इम्पैक्ट रहता है। जो आज से 500 साल पहले मुल्क जो अमीर थे वो आज भी अमीर है, जो गरीब थे वो आज भी। देयर इज दिस स्मॉल पीरियड ऑफ एबरेशन जिसमें द वेस्ट हैज डोमिनेटेड। सो मेरी नजर में ये है कि आइंदा 100-200-300 साल अगर इंडिया या चाइना कोई सेल्फ गोल्स नहीं करते, कोई मेजर सेल्फ गोल जैसा कि सिविल वॉर शुरू हो जाए या कोई ऐसा बड़ा जंग या एक दूसरे से जंग लड़ ले, अगर ये नहीं करें तो they will be the dominant 1-2 economies in the world and 1-2 powers for a long time with the US as number 3। 200-300 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये चीज एक सिचुएशन में दिस थिंग कैन बी एक्सपीडाइटेड, और वो है कि इंडिया एंड चाइना शुड ट्रेड विद ईच अदर। देखिए आप जो बड़े इकोनॉमीज है दुनिया में जो प्रॉस्पर्स है, चाइना को ले लें, थाईलैंड को, सॉरी जापान को ले लें, सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी, ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर पे चलते हैं। आपको पता है अमेरिका में 50% ऑफ द हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव $1,000 इन द बैंक। सारा मामला सब बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत चीजें खरीदते हैं। मैं देखता हूँ लोगों के पास मेरे से 1/3 भी नहीं कमाते लेकिन BMW चलाते हैं। मैं तो छोटी मोटी निसान चलाता हूँ, तो क्योंकि मैं इंडियन हूँ, वो यहाँ के लोग हैं, बहुत आसानी से। तो अमेरिका की जो कंजम्पशन है, वेस्टर्न कंजम्पशन, उससे ये एक्सपोर्ट इकोनॉमीज चलते हैं। तो अगर वेस्ट से ताल्लुकात खराब हो जाए मिसाल के तौर पे, तो आपके लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स नहीं होंगे। बट इंडिया एंड चाइना कैन बी एन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर ईच अदर। सोचिए आप, बिटवीन द टू ऑफ देम दे विल हैव 2.5 बिलियन। आधी दुनिया यही है। और अगर ये लोग कैन गेट ओवर देयर बॉर्डर इश्यूज एंड ट्रेड, टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ट्रेड वगैरह, देन दे विल रैपिडली मूव फॉरवर्ड। अमेरिका के देखिए आप, जो टॉप 5 और 6 इकोनॉमीज हैं उनके साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात है, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, अब इंडिया के साथ। So one of the secrets of American development power is alliances and trade. So India and China have to find a way कि हम आपस में कैसा ट्रेड करें। और ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं, they need to get over it. It is not in both their interests. राइट, थैंक्स अ लॉट सर आप बात करने के लिए। और आपकी बातों से ये लगता है या ये बात तो क्लियर है कि सन नेगोशिएट्स इन द इंडियन एम्पायर, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां चमत्कार कर रहा है, ये बोलिए तो सन नेगोशिएट्स इन द मोदी एम्पायर, क्योंकि इससे पहले हम ये चमत्कार नहीं देख पाए। तो सर आप बड़े वजह से, बट स्टिल आपका फाइनल कमेंट्स के क्या आपको लग रहा है कि अंडर मोदी एक लीडरशिप बेटर है? भाई फॉरेन पॉलिसी में तो नो डाउट अबाउट इट। डोमेस्टिक इश्यूज पे मुझे बहुत इख्तिलाफ है। डोमेस्टिक पॉलिसीज आई फाउंडली डिसएग्रीज, एंड वही मैं कहता हूं कि सेल्फ गोल ना कर लें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर, और उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच।